नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है कि कुंडली में प्रवज्या योग अर्थात संन्यास योग का निर्माण किस प्रकार होता है। आइए उससे संबंधित जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन हम इस क्रम में करते हैं। इस सूत्र में कई विद्वानों का अलग अलग मत रखा गया है। पहले कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा किसी राशि में होकर मंगल या शनि के दृष्टिकोण में हो और उस चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न होकर केवल शनि की दृष्टि हो तो संन्यास योग होता है। अर्थात यदि चंद्रमा शनि के दृष्टिकोण में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो संन्यास योग होता है। और दूसरा कहा जा रहा है कि चंद्रमा शनि अथवा मंगल के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी संन्यास योग होता है। इन योगों में यह नहीं कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रमा शनि के दृष्टिकोण में हो और मंगल अथवा शनि के नवमांश में भी हो तथा ऐसे चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो संन्यास योग होता है। आइए एक एक करके इसका हम लोग विवेचन करते हैं। पहली स्थिति कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा किसी राशि में होकर शनि या मंगल के दृष्टिकोण में हो, अर्थात या तो मेष राशि या वृश्चिक राशि के दृष्टिकोण में हो या मकर या कुंभ के दृष्टिकोण में हो और वैसे चंद्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और केवल शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक को संन्यास योग होता है। किसी विद्वान का मत है कि यदि चंद्रमा शनि के दृष्टिकोण और उस पर शनि की दृष्टि हो तो संन्यास योग होता है। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरे विद्वान ने कहा कि चंद्रमा शनि अथवा मंगल के नवांश में हो, चंद्रमा शनि या मंगल के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो संन्यास योग होता है। इसमें भी यह नहीं कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रमा शनि के दृष्टिकोण में हो, चंद्रमा शनि के अर्थात मकर या कुंभ के दृष्टिकोण में हो और उसके साथ साथ मंगल या शनि के नवमांश में भी हो। चंद्रमा फिर से जान लें, चंद्रमा शनि के दृष्टिकोण में हो और मंगल अथवा शनि के नवमांश में भी हो तो वैसी स्थिति में और ऐसे चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो कुंडली में संन्यास योग बनता है। ये सब स्थितियां हैं, हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला सूत्र है, यदि नवमेश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थान में स्थित हो और उस पर बृहस्पति तथा शुक्र की दृष्टि पड़ती हो अथवा बृहस्पति और शुक्र उसके साथ बैठे हों तो जातक उच्च कक्षा का योगी तथा भक्ति परायण होता है। नवम भाव का स्वामी बली होकर बलवान स्थिति में होकर के नवम भाव में या पंचम भाव में बैठा हो और उस पर बृहस्पति तथा शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, नवमेश पर, बलवान नवमेश पर जो पंचम या नवम में बैठा है या उसके साथ बृहस्पति और शुक्र दोनों बैठे हों, दो में से कोई भी स्थिति बने तो ऐसा जातक उच्च कक्षा का योगी होता है और भक्ति परायण होता है। अगला सूत्र है, यदि दशम स्थान में 3 बली ग्रह हों और सभी उच्च स्वगृही अथवा शुभ वर्ग के हों तथा दशमेश बली हो तो जातक सन्यासी अथवा सन्यासी के जैसा होता है। परंतु यदि दशमेश बली न हो और सप्तम स्थान में स्थित हो तो जातक दुराचारी सन्यासी होता है। पुनः यदि द्वितीयेश और सप्तमेश 3 प्रवज्याकार ग्रहों से घिरे हों तो जातक कामी सन्यासी होता है। दशम स्थान में 3 बली ग्रह बैठे हों और सभी या तो अपनी उच्च राशि में हों या स्वगृही हों या शुभ वर्ग के हों, अर्थात बलवान होना जरूरी है
दसम भाव में 3 बलवान ग्रह बैठे हों और दशमेश बली हो, दसम भाव का स्वामी बलवान हो, तो जातक सन्यासी अथवा सन्यासी के जैसा होता है। सन्यासी तो समझ में आ रहा है, लेकिन सन्यासी के जैसा क्या होता है? सन्यासी के जैसा का मतलब ये समझ सकते हैं कि वह गृहस्थ जीवन में रह करके भी और माया मोह से विरक्त होकर के या माया मोह में लिप्त न होकर के सन्यासी के जैसा जीवन व्यतीत करने वाला हो, उसकी सोच सन्यासी जैसी हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैसा जातक या तो सन्यासी होता है या सन्यासी के जैसा होता है। लेकिन यदि दशमेश बली नहीं हो, बलहीन हो और सप्तम भाव में बैठा हो, तो वैसा जातक दुराचारी सन्यासी होता है। दसम भाव में 3 बली ग्रह बैठे हों लेकिन दशमेश बलहीन होकर सप्तम भाव में बैठा हो, तो जातक दुराचारी सन्यासी होता है। और पुनः कहा जा रहा है कि यदि द्वितीयेश और सप्तमेश 3 परोज्या कारक ग्रहों से घिरे हों, परोज्या कारक ग्रह जो संन्यास कारक ग्रह हैं, संन्यास योग का निर्माण कर रहे हैं, उनसे द्वितीयेश और सप्तमेश घिरे हों, तो वैसा जातक कामी सन्यासी होता है, काम लिप्सा में लिप्त रहता है, दुराचारी होता है। यदि सूर्य परमुच्च का हो तथा शुभ ग्रह के नवांश में होकर परोज्या कारक ग्रहों पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो जातक बाल्यकाल में ही सन्यासी होता है। कहा जा रहा है कि सूर्य परमुच्च का हो। सूर्य परमुच्च का कब होता है? मेष राशि के 10 अंश पर सूर्य परमुच्च का होता है। और फिर कहा जा रहा है कि वह शुभ ग्रह के नवांश में हो, शुभ नवांश में हो। तो जब 10 डिग्री पर मेष राशि में सूर्य होगा तो स्वाभाविक है कि वो मिथुन के नवांश में होगा, जो शुभ ग्रह का नवांश है। तो सूर्य परमुच्च का होकर के मेष राशि के 10 अंश पर होकर और बुध के नवांश में होकर के और परोज्या कारक जो ग्रह हैं, जो संन्यास योग का निर्माण कर रहे हैं, उन पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसा जातक बाल्यकाल में ही संन्यास की दीक्षा लेता है। यदि लग्नेश निर्बल हो और उस पर शुक्र एवं चंद्रमा की दृष्टि हो और कोई उच्चस्थ या उच्च नवांशस्थ ग्रह चंद्रमा को देखता हो, तो जातक दरिद्र सन्यासी होता है। लग्न भाव का स्वामी निर्बल स्थिति में हो और उस पर शुक्र और चंद्रमा दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न भाव के स्वामी पर, और कोई उच्च या उच्च नवांशस्थ ग्रह अपनी कोई उच्च राशि में स्थित होकर के या अपनी उच्च नवांश की राशि में स्थित होकर के कोई ग्रह चंद्रमा को देखता हो, तो वैसा जातक दरिद्र सन्यासी होता है। अगला सूत्र है, यदि राशि बलहीन हो और केंद्र स्थित बलवान शनि पर अपनी दृष्टि डालता हो, तो जातक अभागा सन्यासी होता है। राशि बलहीन हो, राशि का अर्थ है कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी राशिश होता है और वह कुंडली में बलहीन स्थिति में है और केंद्र में बैठे हुए बलवान शनि पर, वैसा शनि जो केंद्र में बैठा है और बलवान स्थिति में है, उस पर बलहीन राशिश अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसा जातक अभागा सन्यासी होता है। ये हमारा परोज्या योग अर्थात संन्यास योग से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का पटाक्षेप होता है। अगले वीडियो से हम जातक का धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन कैसा हुआ, उसके लिए कौन कौन से योग निर्मित होते हैं कुंडली में, इन सब का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।